हेलो एवरीवन, इजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 लेके आया हूँ, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार है। कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्या करना है, जब वीडियो देखते हैं तो कॉन्सेंट्रेट होके देखें। और एक बात सबसे पहले बोल देना चाहता हूँ, यदि वीडियो समझ में आता है आपको तो थम्स अप जरूर भेजें, स्माइली भेजें और लाइक जरूर करें वीडियो को, ठीक है। तो थोड़ा सा और एनर्जी आता है वीडियो बनाने का, है ना। और रही बात आपका 1 सितंबर से जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसका नोटिफिकेशन आपका व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिया गया है और टाइमिंग वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। जो भी कंडीशन है उसको दे दिया गया है, क्योंकि हम लोग थोड़ा पहले स्टार्ट कर रहे हैं, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे चैप्टर हैं तो एक एक चैप्टर का रिविजन करना है तो टाइम तो चाहिए आपको, है ना। बिना टाइम का तो होगा नहीं, क्योंकि बहुत समय लगता है। उसके बाद प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। तो एक बच्चे कोई कमेंट किए थे कि सर कैटालिस्ट थोड़ा एक बार और समझा दीजिए। तो भाई देखिए, कैटालिस्ट जो होता है वो एक पदार्थ है। जैसे कि अभी बहुत सारे उदाहरण देंगे कैटालिस्ट का। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा होता है उस समय उसको यदि हम डाल देते हैं तो फिर होता क्या है कि जो प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है मतलब ज़्यादा समय में, वो कम से कम समय में मिल जाता है। दूसरी बात, जो कैटालिस्ट हम लोग डाले हैं, जो पदार्थ उसमें डाले हैं रिएक्शन के समय, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा रासायनिक रूप से या क्वांटिटेटिवली, मतलब मात्रात्मक रूप से। मतलब उसका जितना अमाउंट है उतना ही रहेगा, उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी और वो सिर्फ फर्जेंस हो जाएगा, उपस्थित हो जाएगा। तो फिर क्या होता है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, वो इंक्रीज कर जाता है, इनहेंस कर जाता है। मेरा कहने का अर्थ यही था, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जो स्लो होता है, उसको फास्ट करने के लिए जो पदार्थ उसमें मिलाए जाते हैं। यदि कोई रिएक्शन जो है, कोई रासायनिक अभिक्रिया स्लो है, हम चाहते हैं कि वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन या फिर वो स्पीड हो जाए, तेज करना चाहते हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, उसमें आपको कैटालिस्ट उपयोग करना पड़ता है। और कैटालिस्ट डालने से आपका रिएक्शन का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है, लेकिन जो पदार्थ उसमें डाले हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे पदार्थ को कैटालिस्ट बोलते हैं। आपको हर एक तरह से समझाया गया था। दूसरी बात, आपको आप पे उदाहरण देकर बताया गया था। मान लीजिए आप बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं क्लास में या नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ाई का रेट आपका स्लो है, और यदि आपके टीचर आ गए अचानक तो आपका पढ़ने का स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है। तो टीचर क्या हो गया यहाँ पे, कैटालिस्ट हो गया। मतलब जिसके उपस्थिति में आप काम बहुत तेजी से करते हैं तो वो आपके लिए कैटालिस्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैटालिस्ट। तो आपके गुरुजी, आपके पेरेंट्स, आपके अच्छे दोस्त आपका क्या है, कैटालिस्ट, जो कि आपका जो है रेट को, स्टडी का रेट को क्या करता है, बढ़ाता है। तो कुछ नहीं है, वो एक पदार्थ है। वो क्या है, एक पदार्थ है जो रेट ऑफ रिएक्शन, अब इतना तो याद रख सकते हैं। वैसे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। कैटालिस्ट का हिंदी क्या होता है, उत्प्रेरक, ठीक है। इस तरह की बात है। और तो आज हम लोग सीखने वाले हैं, आज जो हम लोग सीखेंगे वो है आपका टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस। कल हम लोग देखे थे कैटालाइसिस क्या होता है, तो आज हम सीखने जा रहे हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस। तो टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस देखेंगे तो टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस यहाँ पे दो होता है। एक होमोजीनियस कैटालाइसिस होता है, दूसरा हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस होता है। तो एग्जाम्पल के साथ आपको आज समझाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। बस जब वीडियो को देखते हैं उसको पूरा ध्यान से देखें, आप पूरा देखें, टोटल चीज देखें, एक एक शब्द देखें। जो मैं बोलता हूं उस पर भी आप ध्यान दें कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है। सिर्फ लिखने पर नहीं रहें, आप सुनिए उसको, वीडियो को एक बार बढ़िया से सुनिए, उसके बाद फिर लिखिए। बहुत सारा चांस है आपके पास, वीडियो को बार बार देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आज देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ, हेडिंग लगाएंगे, टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस। टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस, इसका मतलब सिंपली होता है उत्प्रेरण के प्रकार। उत्प्रेरण के प्रकार, ये दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो लिख सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस।
उत्प्रेरण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए क्या क्या है। तो पहला का नाम है होमोजेनियस कैटालाइसिस। इसको बोलते हैं हम लोग समांगी उत्प्रेरण। इसका नाम क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं समांगी उत्प्रेरण। हिंदी में बोलेंगे इसको समांगी उत्प्रेरण। और दूसरा जो होता है वो है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। इसका मतलब होता है विसमांगी। विसमांगी उत्प्रेरण। तो दो बातें यहाँ पे सीखे हम लोग कि भाई कैटालाइसिस कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका विसमांगी, को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, विसमांगी को कभी कभी आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, विसमांगी उत्प्रेरण। देखिए समांगी का मतलब यहाँ पे है जिसको हम लोग होमोजेनियस बोलते हैं उसको समांगी, है ना, और एक होता है विसमांगी। तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि होमोजेनियस कैटालाइसिस क्या है और आपका हेट्रोजेनियस कैटालाइसिस क्या है। तो आपको यदि डेफिनेशन के साथ, परिभाषा के साथ यदि बता दिया जाए इसका एग्जाम्पल, तो फिर फिक्स हो जाएगा, है ना, बहुत ही जरूरी है। तो एक बात और बता दें कि प्रैक्टिस बैच इसलिए पहले स्टार्ट किया जा रहा है, आपको समझ में आना चाहिए कि ह्यूमन टेंडेंसी है भूलने की। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आपको पढ़ा दिया गया है हमेशा के लिए याद रहेगा। हाँ, यदि उसको बार बार रिपीट किया जाए तो याद हो जाता है। हमारा दिमाग का फंक्शन ही वही है कि जब तक किसी चीज़ को हम बार बार रिपीट नहीं करते हैं तो वो जो आपका परमानेंट मेमोरी है वहाँ पे जाता नहीं है। एक बार में बोलिएगा वो जो है डायरेक्ट जो है मतलब कॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाएगा। तो वो कोई सिलिकॉन से बना हुआ कोई आपका मेमोरी कार्ड नहीं है कि एक ही बार में वो सेव हो जाएगा। तो हमारा जो है बायोलॉजिकल फिनोमेना है हमारे बॉडी के अंदर, तो इसका जो फंक्शन है हमारा मेमोरी का कुछ अलग है। जब तक उसको बार बार रिपीट नहीं किया जाए तब तक वो परमानेंट मेमोरी में स्टोर नहीं हो सकता है। समझ में आ रही बात? चूंकि हम लोग जो साइंस में पढ़ते हैं, जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपके लिए पहली बार हो रहा है। रोज रोज ये सब नहीं देखते हम लोग, है ना। तो कहने का मतलब जो चीज़ें रोज हम देखते हैं वो याद हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ प्रैक्टिस भी यदि हम लोग करेंगे ज़बरदस्त तो फिर क्या होगा, आपको याद हो सकता है। क्योंकि एग्जाम के समय में आपको कोई हेजिटेशन, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी आपको समझाने की कोशिश करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय, जैसे क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय होमोजेनियस कैटालाइसिस, मतलब समांगी उत्प्रेरण से आप क्या समझते हो। मान लिया क्वेश्चन दे दिया तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले उसको परिभाषित कीजिएगा, उसके बाद उसके आधार पे 1 2 3 जो भी हो एग्जाम्पल देना है तो क्लियर हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। तो अभी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपका जो है होमोजेनियस कैटालाइसिस क्या होता है। तब बोल सकते द कैटालाइसिस प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स एंड कैटालिस्ट आर इन सेम फेज। रिएक्टेंट्स एंड कैटालिस्ट आर इन सेम फेज। तो आपको दिमाग में तुरंत याद रखना है कि भाई यहाँ पे जैसे बोला होमोजेनियस कैटालाइसिस, तो हमें याद क्या रखना है कि जो रिएक्टेंट्स होंगे, रिएक्टेंट मतलब तो आपको समझ में आ रहा है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जिसको हम अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। तो अभिकारक और कैटालिस्ट यदि दोनों समान फेज, अब यहाँ पे टेंशन आ रहा है कि ये सेम फेज होता क्या है, किधर से ढूंढे, आखिर ये होता क्या है। व्हाट इज सेम फेज? सेम फेज के मतलब यहाँ पे फेज का मतलब है कि यदि आपका रिएक्टेंट गैस अवस्था में है तो कैटालिस्ट भी होना चाहिए गैस अवस्था में, और यदि आपका रिएक्टेंट आपका मानिए लिक्विड स्टेट में है तो होना चाहिए लिक्विड। मतलब सेम फेज का मतलब कहने का अर्थ हुआ
कि उत्प्रेरक और आपका अभिकारक, उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों का अवस्था सेम होना चाहिए, मतलब दोनों सेम फेज में होना चाहिए। मतलब एक गैस है तो दूसरा भी गैस होना चाहिए, एक लिक्विड है तो दूसरा भी लिक्विड होना चाहिए, या फिर सॉलिड है तो दोनों सॉलिड होना चाहिए। यहाँ पे ये बातें, इस तरह की बात है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप बोल सकते हैं द कैटालाइसिस प्रोसेस इन विच reactants and catalyst are in same phase, then it is known as homogeneous catalysis। मतलब वैसे उत्प्रेरण की प्रक्रिया, वैसे उत्प्रेरण की प्रक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक समान अवस्था में हो, क्या हो, समान अवस्था में हो, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे होमोजेनियस कैटालाइसिस कहते हैं, मतलब समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। याद हो गया होगा, है ना। तो आपको यदि समझ में आता है, वीडियो लेक्चर समझ में आते हैं, तो आप तुरंत क्या करें, उसको लाइक करें और थम्स अप स्माइली जरूर भेजें या कुछ कमेंट जरूर करें। इससे हमें पता चलता है कि जो वीडियो बनाया जा रहा है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है। जो कि हमें भी क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन तो चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसलिए जैसे ही वीडियो आप खोलें, लाइक जरूर कर दें, और उसके बाद जैसे आपको समझ में आ जाता है कॉन्सेप्ट, तो आप तुरंत कुछ कमेंट कर दें, स्माइली या थम्स अप जरूर भेजें। ये मेरा इंतजार, मतलब इसका मेरा वेटिंग रहता है ना, ताकि हमको समझ में आए कि नहीं, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में है। तो फिर मतलब पता ही नहीं चलता है क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो आप जरूर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो एक नंबर जो है वो है होमोजेनियस कैटालाइसिस। होमोजेनियस कैटालाइसिस क्या बोलते हैं, समांगी उत्प्रेरण। क्या बोलते हैं इसको, समांगी उत्प्रेरण। अब ये क्या होता है, तो आपको निश्चित तौर पर समझ में आएगा, चूंकि डेफिनेशन के साथ साथ आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे, इसलिए भूलने का कोई चांस नहीं है। छोड़ दीजिए, भूलना ही आप भूल जाइए। केमिस्ट्री में यदि मेरा क्लास कर रहे हैं तो आप भूलना को ही भूल जाएं। आ रहा समझ में। तो देखिए क्या होता है, द कैटालाइसिस प्रोसेस in which reactants and catalyst are in same phase, then it is known as homogeneous catalysis। आ रहा है समझ में। बहुत ही सिंपल है ना, दो ही बात तो याद रखना है, रिएक्टेंट्स और जो कैटालिस्ट है आर इन सेम फेज। सेम फेज मतलब दोनों का अवस्था समान होना चाहिए। मतलब यदि गैस है तो गैस रहेगा, लिक्विड है तो लिक्विड रहेगा, या फिर सॉलिड है तो सॉलिड रहेगा। सेम फेज का मतलब यही हुआ, ठीक है। मतलब सबका फेज सेम होना चाहिए, है ना। सबका मतलब यहाँ किसका, अभिकारक और उत्प्रेरक का। तो वही लिखा हुआ है, द कैटालाइसिस प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स एंड कैटालिस्ट आर इन सेम फेज, देन इट इज नोन एज व्हाट, होमोजेनियस कैटालाइसिस। आप हिंदी में इसको क्या बोलिएगा, हिंदी में आप बोलिएगा वैसे उत्प्रेरण प्रक्रिया। प्रक्रिया को कभी कभी प्रक्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रक्रिया बोल सकते हैं या फिर प्रक्रम, दोनों सेम चीज है। वैसे उत्प्रेरण प्रक्रम जिसमें अभिकारक एवं क्या, एवं उत्प्रेरक
समान अवस्था में हो तो उसे क्या कहते हैं? समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। आ रहा बात समझ में? उसे क्या कहेंगे? समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो याद हो गया वो वैसे उत्प्रेरण प्रक्रम या वैसे उत्प्रेरण प्रक्रिया जिसमें अभिकारक एवं उत्प्रेरक समान अवस्था में हो तो उसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। अब बात आता है भाई इसका उदाहरण बताइए। तो उदाहरण से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जैसे लेड चैम्बर प्रोसेस है ना, उसमें क्या बनता है, इस तरह की बातें हैं। तो अभी आपको इसका एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं कि क्या बताने जा रहे हैं, एग्जाम्पल। तो आप फटाफट क्या करें, ये तो समझ में आ गया होगा ना। तो कल जो हम लोग पढ़े थे उत्प्रेरण क्या होता है, तो उत्प्रेरण समझा चुके हैं कि मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें वैसे पदार्थ डाले जाए जिसके कारण रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाता है, उसे कैटालिस्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात यह है कैटालिस्ट का जो है रासायनिक रूप से और मात्रात्मक रूप से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आपका जो है रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कैटालिस्ट मतलब उत्प्रेरक कहेंगे, और इस घटना को उत्प्रेरण बोलते हैं। और उत्प्रेरण को दो भागों में बांटा गया है, एक होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है इसको लिखवा दिए हैं, इसका फटाफट क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इसका एग्जाम्पल बताएंगे और फिर बताया जाएगा आपको कि हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस क्या होता है। तो इसका उदाहरण बताएं, है ना। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, और इसको आपको याद भी रखना है ना। तो सबसे पहला आपको एग्जाम्पल बता रहे जा रहे हैं, जैसे एक सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है SO3। सल्फर ट्राइऑक्साइड आर मैन्युफैक्चर्ड बाय लेड चैम्बर प्रोसेस। सल्फर ट्राइऑक्साइड आर मैन्युफैक्चर्ड बाय लेड चैम्बर प्रोसेस। और ये होमोजीनियस कैटालाइसिस होगा, कैसे होगा ये बताने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि भाई आपको यदि पूछे कि सल्फर ट्राइऑक्साइड कौन सा प्रोसेस से मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसका उत्पादन किया जाता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं वो क्या है आपका, वो है आपका क्या चीज, लेड चैम्बर प्रोसेस। जैसे हैवर प्रोसेस कल देखे थे, हैवर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। तो यहाँ क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, भाई मतलब अमोनिया का उत्पादन कौन सा विधि से किया जाता है, तो आप सिंपल बोल सकते हैं व्हाट हैवर प्रोसेस। बहुत ही सिंपल है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजेनियस कैटालाइसिस, तो अभी लिखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजेनियस कैटालाइसिस। इसका मतलब होता है समांगी उत्प्रेरण के उदाहरण। जिनको हिंदी चाहिए लिख लेंगे समांगी उत्प्रेरण के उदाहरण, जिनको हिंदी चाहिए वो लिखेंगे समांगी उत्प्रेरण के उदाहरण। तो ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है सबको? समझते रहिए आप लोग, और ठीक से समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ जैसे वीडियो खोलें उसको लाइक जरूर करें, ठीक है। और जब वीडियो आपको समझ में आए तो फिर आप उसको क्या करें, कमेंट करें या फिर थम्स अप स्माइली ज़रूर भेजें, और लाइक ठोकना ना छोड़ें, क्योंकि बहुत कम लोग लाइक करते हैं। ये अच्छी बात नहीं, देखते हैं बहुत लोग लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, ताकि और मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ आपको पढ़ा सकूँ। नहीं समझते बात? जैसे आपको फेसबुक में क्या डालते हैं, फ़ोटो डालते हैं, तो होता क्या है, एक फ़ोटो डाले बहुत ज़्यादा लाइक आ गया। सिंपल एग्जांपल बता रहे हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है ये, इसको आपको जानना पड़ेगा। तो एक फ़ोटो डाले तो हुआ क्या, लाइक आ गया, 50 आ गया, तो हम लोग मेढक जैसे फूल जाते, ओह क्या बात है 50 लाइक आया। उसके बाद दूसरा वो जो फोटोग्राफी करते हैं उसको में डालने के लिए, तो और ज़बरदस्त तरीके से उसको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं और उसमें डालते हैं। ठीक उसी प्रकार तो मेरे साथ भी तो अप्लाई हो सकता है। हम थोड़ी चंद्रमा पर से आए, कोई एलियन थोड़ी है, हम भी तो ह्यूमन है ना। ह्यूमन मतलब एक मानव है,
तो मानव का जो टेंडेंसी होता है तो वो तो होता ही है, लेकिन आपको इसलिए बताना पड़ता है बीच बीच में, ताकि आप भूल जाते हैं, आपको ध्यान रहता नहीं, बहुत बिजी है ना आप, आपको कुछ ध्यान में रहता नहीं है क्या करना नहीं करना। तो फिर आप यदि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे या कमेंट्स करेंगे या सब्सक्राइबर जितने ज़्यादा होंगे, तो अंदर से लगता है नहीं चलो इस बार और ज़बरदस्त। समझ में आ रहा है ना, बात को समझने की कोशिश करें। तो फिर क्या होता है आपका एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजेनियस कैटालाइसिस, इसका मतलब होता है समांगी उत्प्रेरण के उदाहरण, समांगी उत्प्रेरण के उदाहरण। तो पहला एग्जाम्पल आपको बताने जा रहे हैं, वो है सबसे पहला जो है आपको बता दें कि सल्फर ट्राइऑक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय लेड चैम्बर प्रोसेस। इसको लेड चैम्बर प्रोसेस का मतलब होता है सीसा कक्ष विधि, सीसा कक्ष विधि, चैम्बर का मतलब कक्ष होता है। तो पहला है आपका सल्फर, है ना, सल्फर, सल्फर मतलब समझ में आ रहा है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको सिंपली लिख सकते हैं SO3, ओके, इज मैन्युफैक्चर्ड बाय लेड चैम्बर प्रोसेस। आ रहा है समझ में? इसका मतलब होता है SO3, SO3 मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड का उत्पादन, मैन्युफैक्चर का मतलब उत्पादन, सीसा कक्ष विधि द्वारा किया जाता है। आ रहा है समझ? सीसा कक्ष विधि द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा SO3 का उत्पादन सीसा कक्ष विधि द्वारा। अब इसका मेन तो रिएक्शन है, क्योंकि हमें पहचाना है होमोजेनियस कैटालाइसिस क्यों बोलेंगे, तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स होगा और जो कैटालिस्ट होगा दोनों सेम फेज में होना चाहिए, मतलब गैस है तो दोनों गैस में होगा, लिक्विड है तो दोनों लिक्विड में होगा, या फिर सॉलिड है तो सब सॉलिड में होगा, दोनों सॉलिड में होगा। तो जैसे होता कैसे, बनता कैसे है, जैसे SO2 को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। जैसे मान लीजिए 2SO2 है, ठीक है, ये अभी गैस अवस्था में, और इसका रिएक्शन कराया जाए ऑक्सीजन के साथ, और ये भी आपका कौन सा अवस्था में है, गैस अवस्था में, तो दोनों हो गया, जो रिएक्टेंट्स है गैस अवस्था में। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए हमें लेना पड़ता है कैटालिस्ट। क्या लेना पड़ता है, कैटालिस्ट। यदि कैटालिस्ट भी आपका गैस अवस्था में होगा या गैस, ये कहलाएगा आपका होमोजेनियस कैटालाइसिस। अब देखिए ये यदि दोनों रिएक्शन करते हैं तो बनता है आपका क्या चीज, SO3 बनता है। क्या बनता है, SO3, 4 2 6, तो ये बनेगा 2SO3, है ना, और ये आपका गैस अवस्था में रहता है। तो इसी को पढ़ते हैं हम लोग सल्फर, इसी को क्या पढ़ते हैं हम लोग, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, सल्फर ट्राइऑक्साइड। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जानना है कि भाई आपका जो है यहाँ कैटालिस्ट क्या लिया जाता है, तो कैटालिस्ट यहाँ पे NO लिया जाता है, और ये भी गैस अवस्था में होता है। NO को बोलते हैं हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, याद रखिएगा, इसको हम लोग बोल रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, याद रखेंगे, या ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। यानी कि यहाँ पे जो काम कर रहा है ये NO जो यहाँ पे है, ये है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का मतलब उत्प्रेरक है। क्या है, उत्प्रेरक। अब यदि देखा जाए, और ये कौन सा प्रोसेस से किया जाता है, लेड चैम्बर प्रोसेस से, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड का जो उत्पादन होता है वो याद रखना है आपका, लेड चैम्बर प्रोसेस से किया जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, और कैटालिस्ट के रूप में NO ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, NO ले रहे हैं, तो आपको मिल रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या मिल रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल रहा है, SO3 मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों आपका रिएक्टेंट है, ये आपका क्या है, रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक।
ये आपका अभिकारक है, ठीक है। तो ये दोनों जो है अभिकारक कौन सा अवस्था में है, ये भी गैस है। G4 यहाँ क्या है, G4 है यहाँ पे गैस, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिए दोनों ही रिएक्टेंट गैस अवस्था में है और इसके साथ साथ NO भी किस अवस्था में है, गैस अवस्था में है। मतलब अभिकारक और कैटालिस्ट, अभिकारक और कैटालिस्ट दोनों का अवस्था क्या है, गैस है। दोनों का अवस्था क्या है, गैस है। मतलब इस यहाँ पे क्या प्रेजेंस है, कैटालिस्ट। तो किसी कैटालिस्ट के प्रेजेंस में यदि रिएक्शन हो रहा है तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं कैटालाइसिस। क्या बोलते हैं इसको, कैटालाइसिस। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैटालाइसिस बोलते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे इस रिएक्शन का जो नाम होगा, यहाँ जो कैटालाइसिस हो रहा है उसको होमोजीनियस बोलेंगे, हेटेरोजीनियस बोलेंगे। यह होमोजीनियस कैटालाइसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होमोजीनियस कैटालाइसिस। मतलब ये रिएक्शन जो है वो क्या आपका होमोजीनियस कैटालाइसिस, समांगी उत्प्रेरण है। आगे बात समझ में, जैसा परिभाषा आपको बताया गया उस टाइप से यहाँ पे लिखा गया है। तो ये क्या है आपका समांगी उत्प्रेरण है। तो एक उदाहरण तो ये हो गया, और यदि उदाहरण चाहते हैं तो और दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहली बात याद रखना है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड जो बनता है या उसका उत्पादन किया जाता है लेड चैम्बर प्रोसेस से, मतलब सीसा कक्ष विधि के द्वारा। दूसरी बात, यहाँ पे क्या बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। इस प्रोसेस में क्या बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। और इस प्रोसेस में जो रिएक्टेंट्स होता है गैसियस स्टेट में होता है, गैसीय अवस्था में होता है। इसके साथ साथ जो कैटालिस्ट लेते हैं NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी होता है गैसीय अवस्था में। तो दोनों का अवस्था यानी सेम हो गया। ये दोनों का फेज क्या हो गया, सेम फेज हो गया। कैटालिस्ट यानी कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं कैटालिस्ट रिएक्टेंट्स एंड, क्या लिख सकते हैं, रिएक्टेंट्स एंड कैटालिस्ट आर इन सेम फेज, है कि नहीं। यानी कि अभिकारक एवं उत्प्रेरक समान अवस्था में है। इसका मतलब क्या होता है, उत्प्रेरक, जिनको चाहे हिंदी चाहिए क्या लिखिएगा, अभिकारक एवं उत्प्रेरक समान अवस्था में है। अभिकारक एवं उत्प्रेरक समान अवस्था में है। मतलब इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस कैटालाइसिस, मतलब समांगी उत्प्रेरण। तो एक उदाहरण आपको बताएं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। आप ये इसको क्या करें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए कुछ उदाहरण और देख लेते हैं, ठीक है। और उदाहरण देख लेते हैं किसका, होमोजीनियस कैटालाइसिस। तो एक तो हो चुका है आपका, है ना, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना। नहीं आया तो कमेंट करेंगे, फिर से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल। जैसे मान लिया जाए, आप रिएक्शन को देख के मतलब बता सकते हैं होमोजीनियस कैटालाइसिस या हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ बच्चे CH3 और COOCH3, इसको बोलते हैं हम लोग मिथाइल एसीटेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, COOCH3 को बोलते हैं एसीटेट। तो ये हो गया मिथाइल, CH3 को क्या बोलेंगे, मिथाइल एसीटेट। इसका रिएक्शन, और ये मान लिया लिक्विड अवस्था में है, और इसका रिएक्शन करवा दें H2O के साथ जो कि लिक्विड अवस्था में। तो ये दोनों जो आपका हो गया रिएक्टेंट, और दोनों सेम फेज में, ठीक है। अभी नीचे तो बताए थे उतना अच्छे से। और इसमें डाल दिए आपका HCl, और ये आपका लिक्विड अवस्था में है। और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये है मान लिया जाए ये जो है आपका कैटालिस्ट है। यहाँ जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट तो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, सिर्फ प्रेजेंट होता है, और वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो अभिक्रिया की दर को जो बढ़ाए, जो भी पदार्थ हो, लिक्विड अवस्था में हो, सॉलिड अवस्था में हो या गैस अवस्था में हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, आपका कैटालिस्ट बोलेंगे। कैटालिस्ट का मतलब उत्प्रेरक। तो ये जो बनता है बच्चे रिएक्शन करने के बाद, ये बनता है CH3 और COOH एक्वस। एक्वस मतलब जलीय होता है, और CH3
OH, मिथाइल अल्कोहल, ये भी क्या है आपका एक्वस है। तो प्रोडक्ट से हमें मतलब नहीं है, हमें देखना क्या है पहचानने के लिए भाई, कैटालिस्ट को और रिएक्टेंट को। तो ये आपका हो गया व्हाट, ये दोनों हो गया आपका रिएक्टेंट, ये दोनों क्या हो गया आपका रिएक्टेंट हो गया, रिएक्टेंट्स हो गया। तो यहाँ कैटालिस्ट एंड कैटालिस्ट बोल सकते हैं रिएक्टेंट्स एंड कैटालिस्ट आर इन सेम फेज। ये क्या है, सेम फेज है, और जैसे सेम फेज है तो इसको क्या बोलिएगा, होमोजेनियस। क्या बोलेंगे इसको, कैटालाइसिस। अब देख के बता सकते हैं, मतलब अभिकारक एवं उत्प्रेरक समान अवस्था में, इसलिए इसको क्या बोलिएगा, होमोजेनियस कैटालाइसिस है। तो अब रिएक्शन को देख के बता सकते हैं ये क्या है, होमोजेनियस, क्योंकि ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड। एक उदाहरण और बताना चाहते हैं ताकि आपको भूले नहीं। जैसे कि आप जानते हैं शुगर, शुगर को जब हम क्या करते हैं, उसका फर्मेंटेशन होता है शुगर का, तो बनता है आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज बनता है और क्या बनता है आपका फ्रुक्टोज बनता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ग्लूकोज और क्या बनता है फ्रुक्टोज बनता है। तो देखिए यदि हम लिक्विड लिखें, एक बात आपको नोट में याद रखिएगा, नोट में आप ध्यान देंगे कि यदि एक्वस लिखा हुआ है और यदि लिक्विड लिखा हुआ है, तो एक्वस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस लिखिए या फिर आपका लिक्विड लिखिए, दोनों सेम चीज है, क्योंकि एक्वस का मतलब होता है जलीय होता है। तो एक्वस यदि कहीं लिखा रहे तो समझ जाइए लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है। एक्वस कहीं लिखा रहे तो आप समझ जाइए क्या है, लिक्विड है। तो जैसे कि आप देखिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, एक्वस लेंगे आपका शुगर, एक्वस शुगर लेंगे, उसमें H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे, H2 यहाँ पे क्या है लिक्विड, और प्रेजेंस में लेते हैं H2SO4 जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, वो क्या आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, जैसे चीनी का सूत्र आपको पता है C12 H22O11, एक्वस, एक्वस मतलब लिक्विड है, ये आपका शुगर है, ठीक है, शुगर मतलब होता है चीनी या शर्करा, शुगर का मतलब बोल सकते हैं आपका चीनी या शर्करा, ठीक है। और इसमें क्या डालते हैं, पानी, लिक्विड है। और कैटालिस्ट लेते हैं हम लोग H2SO4, क्या लेते हैं, H2SO4 लिया जाता है, H2SO4 जो कि क्या है, लिक्विड है, लिक्विड है। तो ये बनाता है C6H12O6 और एक बनाएगा फिर से C6, और इसको एक्वस में लेते हैं, एक्वस जलीय, आप प्लस भी बनाएगा C6H12O6 एक्वस। तो एक का नाम देते हैं ग्लूकोज और दूसरा है फ्रक्टोज। आ रहा है समझ में, एक है आपका ग्लूकोज, दूसरा है फ्रुक्टोज। तो एक सॉल्यूशन प्राप्त होता है, मतलब ये दोनों का क्या प्राप्त होता है, सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब हमें तो उधर से प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, हमें मतलब है देखना है ये आपका रिएक्टेंट है, ये दोनों क्या आपका रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। तो देखिए ये भी लिक्विड है, एक्वस मतलब लिक्विड मान के चलिएगा, लिक्विड, और ये भी लिक्विड है, दोनों लिक्विड अवस्था में। तो ये भी रिएक्शन क्या है आपका, तो रिएक्टेंट्स, और ये क्या है, कैटालिस्ट, ये आपका कैटालिस्ट है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिएक्टेंट्स एंड कैटालिस्ट आर इन सेम फेज हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, रिएक्टेंट्स एंड कैटालिस्ट आर इन सेम फेज। अब जैसे ही सेम फेज हुआ तो इसको क्या बोल सकते हैं आप, इसी को तो क्या बोलते हैं, होमोजेनियस कैटालाइसिस। आ रहा है बात समझ,
होमोजीनियस कैटालाइसिस। अभिकारक एवं उत्प्रेरक समान अवस्था में, इसको क्या, इसका हिंदी क्या हुआ, अभिकारक एवं उत्प्रेरक समान अवस्था में। जैसे समान अवस्था में है तो मतलब इसको क्या बोलिएगा, इसको आप बोलिएगा कि इसको आप बोल सकते हैं कि समांगी उत्प्रेरण है। ये क्या आपका समांगी। तो पहला लेड चैम्बर प्रोसेस से क्या बनाते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड, वो भी क्या है आपका होमोजीनियस कैटालाइसिस है। वहाँ पे क्या लेते हैं आपका कैटालिस्ट, वहाँ पे कैटालिस्ट लेते हैं आप मतलब NO नाइट्रिक ऑक्साइड। दूसरा आपको बताया मिथाइल एसीटेट को H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं, कैटालिस्ट क्या लेते हैं आपका HCl, ये भी लिक्विड, ये दोनों भी लिक्विड, तो इसको भी क्या बोलेंगे, तो रिएक्टेंट्स एंड कैटालिस्ट आर इन सेम फेज, तो इसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस कैटालाइसिस। शुगर को जब हम वाटर के साथ किण्वन तोड़ते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का सॉल्यूशन मिलता है, तो यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट्स और आपका कैटालिस्ट ये क्या है आपका लिक्विड फेज में है, तो ये भी क्या हो गया, होमोजीनियस कैटालाइसिस। इस तरह से 3 उदाहरण दिए हैं, आपके लिए काफ़ी है। तो एग्जाम में जब पूछे कि होमोजीनियस कैटालाइसिस क्या होता है तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, उसका डेफिनेशन मतलब परिभाषा लिखना है, और उसके बाद फिर क्या करना है, एग्जाम्पल। आपको 3 बताया गया, आप एक भी एग्जाम्पल देंगे तो काम चलेगा, एक भी, तीनों में से कोई एक एग्जाम्पल लिख देना, या तो शुगर का, या तो आपका मिथाइल एसीटेट का बताए थे आपको, या तो फिर आपका लेड चैम्बर प्रोसेस। लेड चैम्बर प्रोसेस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड किस प्रोसेस से बनाया जाता है, तो आप सीधा बोल सकते हैं लेड चैम्बर प्रोसेस से। ओके, तो इस तरह से हम लोग देखें अभी। और नेक्स्ट आपको बताने जा रहे हैं हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। क्या पढ़ेंगे अभी, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। तो चलिए तब तक क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग बात कर रहे हैं, दूसरा नंबर जो था आपका वो है हेट्रो कैटालाइसिस। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे विषमांगी उत्प्रेरण। तो वहां पे सेम फेज था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंट फेज। मतलब वहां एक याद रखेंगे यदि आप, तो दूसरा अपने आप लिख सकते हैं। तो आपका जो होमोजीनियस कैटालाइसिस था वो क्या था आपका, सेम फेज में रह रहा था रिएक्टेंट और कैटालिस्ट, मतलब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों का अवस्था समान था। यहाँ पे भिन्न हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हो, इसको लिख सकते हैं आप, द कैटालाइसिस process in which reactants and catalyst are in different phases is called heterogeneous catalysis. Simple. The catalysis process in which reactants and catalysts are in different phase is known as heterogeneous catalysis. इसका एग्जाम्पल भी बताएंगे। तो इसको क्या बोल सकते हैं, वैसे उत्प्रेरण प्रक्रम जिसमें अभिकारक एवं उत्प्रेरक अलग अलग अवस्थाओं में हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे विषमांगी उत्प्रेरण
याद रखिएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड है, उसका ऑक्सीडेशन हो प्लेटिनम के प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम गैस, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या बोल सकते हैं, प्लेटिनम, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, ठीक है। तो पहला उदाहरण हम, या फिर आप बोल सकते हैं और बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मान लीजिए आपको अमोनिया से नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना है, अमोनिया से क्या बनाना है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना है, तो उस समय भी जो लिया जाता है कैटालिस्ट, वो आपका जो है लिया जाता है प्लेटिनम लिया जाता है। क्या लिया जाता है, प्लेटिनम। तो प्लेटिनम वगैरह जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, उसमें से बहुत सारे एलिमेंट्स है, जैसे निकेल हो गया, प्लेटिनम हो गया, आयरन हो गया, इसका उपयोग कैटालिस्ट के रूप में किया जाता है। मतलब ये रिएक्शन के समय उसमें डाल दिया जाता है इसका छड़ या टुकड़ा थोड़ा सा, और ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 जो ऑस्टवाल प्रोसेस, यानी कि आप बोल सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। याद रखना है आपको, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस के द्वारा क्या बनाते हैं हम लोग, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। उसमें क्या लिया जाता है, अमोनिया लिया जाता है और ऑक्सीजन लिया जाता है, और वहाँ पे क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन होता है अमोनिया का, और नाइट्रिक ऑक्साइड आपको मिलता है। लेकिन यहाँ प्रेजेंट में जो होते हैं वो लेते हैं प्लेटिनम। वो क्या लेते हैं आपका, प्लेटिनम। पीटी मतलब क्या है यहाँ पे, प्लेटिनम। पीटी का मतलब प्लेटिनम है, ठीक है, जो कि सॉलिड अवस्था में रहता है। तो आप लिख सकते हैं ये नाइट्रिक ऑक्साइड को NO बोल सकते हैं, इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। इसको याद रखना है, ठीक है, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। और ये जो है बच्चे, ऑस्टवाल्ड एस लगा देंगे, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक है। और ये जो है आपका हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस। और ये जो आएगा आपका हेट्रोजीनियस के अंदर आएगा, यानी कि बोल सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO का उत्पादन कैसे किया जाता है, ऑस्टवाल्ड प्रक्रम के द्वारा किया जाता है। अब बोलिएगा इसका रिएक्शन बताइए, तो बता रहे हैं इसका क्या चीज, रिएक्शन है ना, क्या होता है। तो यहाँ पे बच्चे लिया जाता है अमोनिया। अमोनिया का सूत्र पता है आपका, NH कितना होता है, NH3 लेंगे और ऑक्सीजन लेंगे। क्या लेंगे, NH3 लिया जाएगा और ऑक्सीजन। यानी कि यहाँ पे जो है, जैसे मान लीजिए रिएक्शन देखा जाए, रिएक्शन जैसे आपका दिया हुआ है फॉर NH3, ये अभी जो है NH3 जो लीजिए आप, NH3 जो आप लेंगे वो ले सकते हैं गैस अवस्था में। मान लीजिए गैस अवस्था में, ठीक है, ये आपका गैस अवस्था में, इसमें 5O2 है, ये भी आपका गैस अवस्था में। लेकिन यहाँ पे जो कैटालिस्ट है वो PT है, जो कि सॉलिड अवस्था में ये कैटालिस्ट है। तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा NO मिलता है। क्या मिलता है, NO मिलता है। तो फॉर NO मिलेगा यहाँ पे, फॉर NO। और NO जो मिलेगा आपको गैस अवस्था मिलेगा, गैस अवस्था में। इसके साथ मिलेगा 6H2O, ये भी आपका गैस अवस्था में। तो रिएक्टेंट देखिए, रिएक्टेंट जो गैस अवस्था में है, समझिए रिएक्टेंट जो है यहाँ पे, ये आपका रिएक्टेंट हुआ। रिएक्टेंट जो है गैस अवस्था में,
सिंपल समझिए, रिएक्टेंट जो है आपका गैस अवस्था में, G4 क्या होता है, गैस, लेकिन प्लेटिनम S है, S फॉर सॉलिड, S फॉर क्या होता है, S फॉर सॉलिड है, S फॉर क्या है, सॉलिड है। तो दोनों का फेज क्या है, सेम है क्या, नहीं है। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, मतलब विषमांगी उत्प्रेरण हो गया। आगे समझ में बात ना, क्योंकि रिएक्टेंट जो है आपका गैस अवस्था में, दोनों G4 क्या है, गैस, लेकिन यहाँ पे उत्प्रेरक जो है PT वो आपका सॉलिड अवस्था में, और तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, है ना। हेट्रोजीनियस इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट और आपका जो कैटालिस्ट है सेम फेज में नहीं है, दोनों अलग अलग हो गया, दोनों क्या हो गया, अलग अलग। तो ये रिएक्शन जो है आपका हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस है। और आप याद, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आते हैं बोर्ड में, क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे कि मान लीजिए नाइट्रिक ऑक्साइड कौन सा प्रोसेस से बनाया जाता है, तो आप बोलिएगा ऑस्टवाल्ड, क्या बोलिएगा, ऑस्टवाल्ड। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे और उदाहरण बताते हैं। चलिए कुछ उदाहरण और देते हैं आपको, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका लिखा हुआ है बच्चे, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 into SO3 in the presence of PT। PT मतलब प्लेटिनम, PT मतलब क्या है, प्लेटिनम। यानी कि PT के उपस्थिति में, इसका हिंदी क्या होगा, PT के उपस्थिति में SO2 से SO3 में ऑक्सीकरण, या फिर इसी को बोल सकते हैं PT के उपस्थिति में SO3 का ऑक्सीकरण, SO2 के ऑक्सीकरण SO3 में, ऐसे भी बोल सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण, PT के उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण किसमें, SO3 में। SO3 में मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। यहाँ पे क्या किया जाता है, सिंपली SO2 लेंगे, 2SO2, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। अब बच्चे इसका ऑक्सीकरण होगा, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, ठीक है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का एडिशन। और यहाँ पे जो लेते हैं कैटालिस्ट वो PT है जो कि सॉलिड है, और ये बना लेता है 2SO3 गैस। ऑक्सीकरण हो रहा है मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका PT है। तो कहने का मतलब ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया रिएक्टेंट, और ये हो गया कैटालिस्ट, ये हो गया आपका कैटालिस्ट हो गया। अब देखिए ये गैस अवस्था में, ये सॉलिड अवस्था में, ये गैस अवस्था में, तो ये फेज क्या हो गया, डिफरेंट फेज हो गया, अलग अलग अवस्था हो गया, है ना। यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है, आपका रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट में, और कैटालिस्ट किस में, सॉलिड स्टेट में। तो ये भी क्या, ये रिएक्शन भी क्या हो गया आपका हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। बहुत ही सिंपल है, आप पहचान सकते हैं। यदि कभी कभार आपको रिएक्शन दे दिया, अब पूछेगा कौन सा है, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस, ऐसे भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई रिएक्शन दिया हुआ, पूछेगा हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस या आपका होमोजीनियस है, तो आप बता सकते हैं। पहचानना क्या है, आपको देखना है कैटालिस्ट देखना है और रिएक्टेंट देखना है, दोनों सेम यदि होगा तो होमोजीनियस होगा, और डिफरेंट है तो आपका, डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस हो जाएगा। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। उसी प्रकार अमोनिया हम लोग बनाते थे, अमोनिया बनाने के लिए जैसे कि, और तीसरा उदाहरण एक और बताते हैं आपको, आपके लिए ठीक रहेगा। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो बनता है आपका क्या चीज़,
अमोनिया बनता है, जो कि हैबर प्रोसेस से बनता है। जैसे N2 है आपका गैस, प्लस 3H2 है, ये भी आपका गैस है। लेकिन यहाँ पे जो डाला जाता है कैटालिस्ट वो Fe होता है। Fe यहाँ क्या है? कैटालिस्ट। आपको पता है ये क्या आपका कैटालिस्ट, और ये दोनों है आपका रिएक्टेंट। आप साफ साफ देख सकते हैं ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट्स। तो ये बनता है 2NH3। 2NH3 बनता है। क्या बनता है आपका? 2NH3 बनता है। तो ये 2NH3 जो बना, अमोनिया जो बना, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? अमोनिया जो बना। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, इस रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे? हेटेरोजीनियस या